नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। जैसा कि हम सब बिहार स्टेट के लिए क्लासेस शुरू किए हैं दोस्तों, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम सब आर्ट ऑफ टीचिंग से दोस्तों 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको, अन्य दक्षता से अदर स्किल से जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम सब कवर करेंगे। टोटल आज हम सब 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सब आर्ट ऑफ टीचिंग से बात करें दोस्तों, ये आपके स्टेट में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तर्क आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सोचिए कि हम क्वेश्चन को रट लें तो पास हो जाएंगे, तो नहीं, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगर हमको किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तभी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करिए। और बात करें तो दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिपीटेड। अगर हम सब अन्य दक्षता की बात करें तो अन्य दक्षता में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके मैथ से आते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, 5 क्वेश्चन आपके जीएस से आते हैं और 5 ही क्वेश्चन आपके ईवीएस पर्यावरण से पूछे जाते हैं। आज जो पेपर हम जब सॉल्व करेंगे वह आपका पेपर 18/9/2020 में जो आपका यस्टेड हुआ था उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके सीधे यही पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्लासें कैसी लगी। और दोस्तों हम सब डेली 6 बजे आप सबके लिए, डेली मॉर्निंग में 6 बजे आप सबके लिए क्लासें लाते हैं। आप सब क्लासेस ज़रूर पूरा देखिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। किसकी बात करें? संवेगात्मक बुद्धि। फर्स्ट ऑप्शन है याद करना, सेकंड ऑप्शन है गति के प्रक्रमण, थर्ड ऑप्शन है विचार करना, या लास्ट ऑप्शन है समानुभूत देना। देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है, समानुभूत। हम थोड़ा सा आपको एम्पैथी और सिंपैथी के बारे में बताते हैं। एम्पैथी सिंपैथी होता क्या है। देखिए इसमें जो पहले इसको बताते हैं संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित क्या होता है। देखिए जब संवेगात्मक बुद्धि किसी व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और दूसरी की भावनाओं को पहचानने, नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की क्षमता को ही संबंधित करता है। कौन? संवेगात्मक बुद्धि। अभी आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि संवेगात्मक बुद्धि किससे संबंधित है? इन सबसे संबंधित है। संवेग एक मानसिक स्थिति है। जो संवेग होता है दोस्तों कैसी स्थिति है? एक मानसिक स्थिति होती है जिसमें भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी हुई भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम सब बात करें तो समानुभूति और सहानुभूति। देखिए सिंपैथी और एम्पैथी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। देखिए दोस्तों सिंपैथी का मतलब जो होता है, सबसे पहले हम सहानुभूति को समझते हैं। जो आपका सहानुभूति है, जो सहानुभूति होता है जब हम किसी के लिए दुख महसूस करें। जैसे आपका कोई मित्र है, वो दुखी परिस्थिति में, तो उसके लिए जब आप दुख महसूस करें, ये आपका सहानुभूत होता है, जिसे हम सिंपैथी बोलते हैं। अगर हम सब समानुभूत, जो इसमें पूछा गया समानुभूत, जब हम किसी के साथ मिलकर दुख महसूस करें, हम उसके दुख में खड़े रहें उसके साथ, तब हम दुख को महसूस करें, तो यह आपका होता है एम्पैथी। सिंपैथी हो गया कि आप उसके दुख को महसूस करें, आप कहीं भी हो उसके दुख को महसूस कर रहे हैं, यह आपका हो गया सिंपैथी, आपके उसके प्रति सिंपैथी है। लेकिन एम्पैथी जो कि समानुभूति है, जब उसके साथ आप रहकर दुख को महसूस करते हैं तो आपका एम्पैथी होता है। इसमें एम्पैथी इज करेक्ट आंसर, समानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली किसने प्रतिपादित किया था? पाठ्य योजना की बात करें, पाठ्य योजना की जो पंचपदी प्रणाली है किसने दिया था? तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हर्बर्ट ने, ब्रोनर ने, गैलीलियो ने, या फिर इसमें से कोई नहीं। आप जानते रहे इसमें से हार्बर्ट सही है। जो पंचविधि प्रणाली की शुरुआत जर्मन के मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्बर्ट ने किया था। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर हम सब पांचों चरण की बात करें तो कौन कौन से चरण थे? तो आप जानते रहिए, पहला चरण था तैयारी करना, सेकंड चरण है प्रस्तुत करना, प्रस्तुति, थर्ड चरण है जो दोस्तों जुड़ाव, फोर्थ चरण है सामान्यीकरण, और लास्ट चरण जो था क्या था? अनुप्रयोग से। तो यह आपके 5 चरण थे। कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट एक सोद्देश्य क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन
किसका है? किसने कहा था दोस्तों? प्रोजेक्ट एक सादृशिक क्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है किलपैट्रिक ने कहा था, सेकंड ऑप्शन है वाइगोस्की ने कहा था, थर्ड ऑप्शन है डेवी ने कहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक ने कहा था। किलपैट्रिक ने ही परिभाषित किया था कि प्रोजेक्ट एक सादृशिक क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रयत्न एवं भूल विधि। ऑप्शन है स्किनर ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, या फिर दोस्तों थर्स्टन ने किया था, वाटसन ने किया था। प्रयत्न एवं भूल त्रुटि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। एक स्किनर की बात करें तो स्किनर के बारे में भी आप जानते रहिए कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने, इनको भी आप जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, सेकंड इज करेक्ट आंसर। कह रहे नई शिक्षा नीति 1986 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या था दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर, सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा, थर्ड है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर लास्ट ऑप्शन है इसमें जो कह रहे हैं कि माध्यमिक स्तर पर परामर्श की व्यवस्था। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो। नई शिक्षा व्यवस्था यही कहती थी कि सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष सभी समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हों। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? परीक्षा में प्रश्न से, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आए जो ऑप्शन नहीं हो सकते, पहले आप उसे काटते जाइए। सिर्फ प्रश्न पूछ के आप बच्चों को उनकी योग्यता के जान सकते हैं? नहीं। मूल्यांकन उपकरण से, सिर्फ मूल्यांकन का उपकरण से आप जान जाएंगे? नहीं। थर्ड इसके बाद है विचार विमर्श थे, लास्ट ऑप्शन है अभिभावक। देखिए अभिभावक किसमें रखना ही नहीं है, हमको बच्चों की योग्यता को जानना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा मूल्यांकन के उपकरण से आप जानेंगे या फिर विचार विमर्श से जानेंगे? पहला तो होगा नहीं, लास्ट भी नहीं, दो बचा है। मूल्यांकन के उपकरण से, देखिए मूल्यांकन से नहीं बात करें, उसके उपकरण की बात करें, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। विचार विमर्श के द्वारा उनकी हम योग्यता को जान सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन है फर्स्ट इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, लास्ट ऑप्शन है इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, थर्ड ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन है इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। आप एक टीचर हैं, आपको जो शिक्षण विधियाँ हैं क्यों याद होना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? आपको हर शिक्षण विधि के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, इसलिए कि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कैसे दोस्तों? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है, अगर आपको शिक्षण विधियों के बारे में पता है तो आप एक शिक्षण विधि से नहीं सीख पा रहे, दूसरी शिक्षण विधि अप्लाई करिए, तीसरी करिए, चौथी करिए, किसी न किसी तो सीखेगा। इसलिए दोस्तों इससे जो शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि दोस्तों क्या हैं, एक आप अध्यापक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, सेकंड ऑप्शन है इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे, इससे विद्यार्थी एक का मनोरंजन हो जाएगा, या फिर इससे विद्यार्थी का ध्यान विचलन होगा। अब इसमें जो ऑप्शन आपका सबसे सही होगा, अध्यापक होने नाते शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सामग्री का उपयोग क्यों करेंगे, आप जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, बच्चों का टीएलएम का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे, उसको आपको बताना है। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे। ऐसा नहीं कि उनको व्यस्त रखने के लिए आपको कुछ काम करना है, बच्चों को टीएलएम दे दीजिए, खेलते रहें, ये सही नहीं दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। मनोरंजन के लिए भी नहीं, विचलन के लिए भी नहीं, तो ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर।
करें शैक्षिक संस्थानों की पाठचर्या निम्न में से किन पर आधारित होनी चाहिए। किसकी बात करें, शैक्षिक संस्थानों के। अब हम सब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। क्या सिद्धांत पे होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए, सिद्धांत एवं व्यवहार में होना चाहिए, फिर सिद्धांत व्यवहार और शोध पर होना चाहिए। हमको दोस्तों किस पे होना चाहिए, सिद्धांत व्यवहार और शोध पे होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें लास्ट इज करेक्ट आंसर। आपको कक्षा के कुछ छात्र असाधारण उज्ज्वल हैं, आप उन्हें सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, कक्षा के साथ उच्च कक्षाओं में समृद्ध कार्यक्रम का उपयोग करके केवल जब वे चाहते हैं। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके सही नहीं हो सकते हैं, इसे केवल केवल ऑप्शन आपका जिस भी ऑप्शन में मिल जाए केवल, वो समझ लिए कभी सही होगा ही नहीं। कक्षा के साथ उच्च कक्षा में समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करके, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी सही है, समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करके। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। जैसे हर बच्चे का एक जैसा दिमाग तो होता नहीं, एक जैसा सीख ले। कुछ बच्चों की तीव्र बुद्धि होती है, कुछ बच्चों की मंद बुद्धि होती है, तो इसलिए उनको एक कार्यक्रम के तहत सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे से और जल्दी सीखते हैं। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। करें एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका निभानी होगी, कैसी होगी, आधिकारिक या फिर तानाशाही, अनुमोदक, सुगमकर्ता। देखिए आधिकारिक तो होगा नहीं, देखिए कुछ ऑप्शन जो नहीं हो सकते हैं। एनसीएफ जो कहता है आपको तानाशाही रवैया नहीं बनाना है या फिर अनुमोदक भी नहीं कहना है, आपको सुगमकर्ता, आपको बच्चों को सहयोग देना है, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन सी विधि, साक्षात्कार, प्रयोग, व्यक्तिवृत्ति या फिर अवलोकन। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसमें है ऑप्शन डी, अवलोकन। शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है। जब वो अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, तभी तो वह जानेगा। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। कहें एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रूब्रिक्स कहा जाएगा, जांच सूची कहा जाएगा, मूल्यांकन सूची या फिर निर्धारण मापनी कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा उन्हें रूब्रिक्स कहा जाएगा। एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कोरिंग गाइड को क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, रूब्रिक्स स्कोरिंग गाइड है जिसका उपयोग प्रदर्शन, उत्पाद या फिर परियोजना के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जो रूब्रिक्स होता है वह सुनिश्चित करता है कि आपका स्कोरिंग सटीक, निष्पक्ष या सुसंगत हो। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह, ऑप्शन है फर्स्ट, कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूर्व पूरा कराती है, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन में निष्पक्ष है, या फिर लास्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। देखिए प्रोत्साहित आपका फर्स्ट टू पॉइंट होता है, प्रोत्साहित जिस भी ऑप्शन में आता है ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है वही ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें भी सही प्रोत्साहित आया है। नोट्स लिखवाना गलत, नेगेटिव पॉइंट है, यह भी आपका नेगेटिव। मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, यह भी देखिए, लेकिन जो इसमें सबसे सही है प्रोत्साहित करती है, तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा वह दोस्तों क्या है, पहला ऑप्शन है उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करना, सेकंड ऑप्शन है बच्चे के छवि की रक्षा, या फिर लास्ट ऑप्शन है उनके अंक में सुधार, सेकंड ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन है उनके स्वयं अवधारणा में नुकसान पहुंचाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी दोस्तों, उनके स्वयं अवधारणा में नुकसान पहुंचाना। इसमें क्या कह रहे हैं कि बच्चों को मौखिक या अमौखिक रूप से सजा देने से जो परिणाम सामने होगा, क्या कौन सा परिणाम सामने होगा दोस्तों,
उनके स्व अवधारणा में नुकसान पहुंचेगा। बच्चे अपने आप को बहुत लज्जित, डरा हुआ है, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। डांटने से उनकी जो आत्मधारणा है, स्वधारणा है, उसको ठेस पहुंचती है। आपसे ना बोलें अलग चीज़ें, छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो तो हो रहा है उनके साथ, इसलिए ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु अंतः प्रेरित होने के लिए कैसे बढ़ावा दे सकता है? किसकी बात करें? शिक्षक की बात करें। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है चिंता और भय उत्पन्न कर। देखिए चिंता भय तो ये तो करना ही आपको नहीं है, ये सब निगेटिव पॉइंट है। आप चिंता डांट के मार के ऐसे नहीं पढ़ा सकते। ऐसे पॉइंट है आप तुरंत काटिए। प्रतिस्पर्धा, आपको प्रतिस्पर्धा भी नहीं कराना है, बच्चों को प्रतिद्वंद्विता करा दें, ये भी नहीं कराना है, निगेटिव पॉइंट है। व्यक्तिगत लक्ष्यों और उनकी महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करके, ये तो आप पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है। लास्ट ऑप्शन है शाकले जैसे मूर्त पुरस्कार देकर। देखिए पुरस्कार देना अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे सही आपका है ऑप्शन सी सही है। आप पुरस्कार देंगे, हो सकता है जिससे पुरस्कार ज़्यादा पुरस्कार देना भी गलत है दोस्तों, इसलिए इससे भी आपको बचना है। इसमें जो सबसे सही सटीक आंसर बैठ रहा है कि उनका समर्थन दे के, बच्चों को आपको समर्थन देना है। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर। जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं। अगर आप के क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में आपने एग्ज़ाम लिया, 99 बच्चे पास हो गए हैं, एक बच्चा फेल हो गया, क्या आपकी क्लास सफल मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? दोस्तों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक बच्चा तो फेल हो गया। इसलिए दोस्तों आपको 100% रिजल्ट देना है। अगर एक बच्चा फेल हो गया, आप ऐसा नहीं कह सकते बच्चे को नहीं आया इसलिए बच्चा फेल हो गया। आप ये नहीं कह सकते, आप ब्लेम बच्चे पे नहीं डाल सकते हैं कि कारण बच्चा है, कारण नहीं, कारण आप हैं। देखिए आप गलत हो सकते हैं, पढ़ाने का आपका तरीका गलत हो सकता है, जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें वह गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह कौन सी क्या है दोस्तों? वह बच्चा है। इस चीज़ को आप जानते रहिए। बच्चों को निजी ट्यूशन लेना चाहिए। असफल हो रहे हैं क्या उनको निजी ट्यूशन लेना चाहिए? अब कहेंगे ये तो निगेटिव पॉइंट है, ये तो होगा नहीं। करें तंत्र असफल हो गया, बच्चे में पढ़ाई के लायक नहीं थे। देखिए बच्चों की निगेटिव पॉइंट तुरंत गलत हो जाएगा। बच्चे ने उत्तर को ठीक से याद नहीं किया, यह भी गलत हो जाएगा। तंत्र असफल हो गया, आपका जो सिस्टम था, आपका सिस्टम असफल हुआ है। अगर बच्चा असफल हो रहा है तो मतलब आपका सिस्टम असफल हो रहा है, ना कि बच्चे में कमी है। ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि अरे एक ही बच्चा तो फेल हुआ, बाकी हम तो 99 बच्चों का रिजल्ट दें। ऐसे नहीं दोस्तों, जो आर्ट ऑफ टीचिंग की यही विशेषता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, आपके हिसाब से लगेगा यह नहीं, ये सही हो सकता है, लेकिन उसमें सही और कुछ रहता है। इसलिए आप लैंग्वेज के समझिए कि इसमें हमको मेन में किसको रखना है। सेंटर में आपको बच्चों को रख के हर क्वेश्चन का जवाब देना है। बच्चे के खिलाफ ऑप्शन जो भी ऑप्शन है उसे आप काटिए, वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक ध्यान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। ऑप्शन जो इसमें है, पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसकी सलाह देता है। सेकंड ऑप्शन है यह प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। लास्ट है, एक मिनट, हाँ, समूह में शिक्षार्थी हमेशा बेहतर सीखते हैं। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। देखिए दो बच्चे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो, लेकिन उनकी सोचने की समझना, तर्क करने की क्षमता अलग होती है। ऐसा नहीं कि जुड़वा बच्चे हैं तो उनकी एक ही जैसी रहेगी। किसी भी बच्चे की एक जैसी सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। इस चीज़ को आप जानते रहिए। इसलिए अलग अलग गति से बच्चे विकसित होते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक शिक्षक कभी खुद से सवाल का जवाब नहीं देती है। वो अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह चर्चा करने और सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ये बहुत बढ़िया है कि बच्चों को पहले खुद से आंसर ना बताइए, पहले उनको प्रेरित करिए। बच्चे आप खुद से बताने का प्रयास करें, गलत ही बताइए लेकिन खुद से बताइए। ये कैसा उदाहरण है, किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? ऑप्शन है फर्स्ट, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना और प्रेरणा स्रोत बनना। सेकंड ऑप्शन है सीखने की तत्परता। ऑप्शन थर्ड है दोस्तों सक्रिय सहभागिता, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षक सामग्रियों का उचित संगठन। आपको हमने
शुरू में बताया था दोस्तों, आपको सहभागी बनना है, आपको बच्चों को सहभागी बनना है, उनका सहयोग करना है, बच्चों को पाठ देना है। आप कहेंगे यह भी तो ऑप्शन सही हो जाएगा, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना और प्रेरणा स्रोत बनना। प्रेरणा स्रोत तो ठीक है, लेकिन जो सबसे सही है वो सक्रिय सहभागिता। आप बच्चों के साथ सहभागी बन रहे हैं, बच्चा जो नहीं बता पा रहा है आप खुद से बताइए, उनको पाठ दीजिए, बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा लास्ट में फंस जा रहे हैं तो उनको पाठ दे दीजिए, बच्चा आगे बढ़ के आपको बताइए। तो यही आपको करना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। करें आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछने जाने पर आप क्या कहेंगे। जैसे आपके विद्यालय में कोई बच्चा है, कोई गलत प्रश्न पूछ लिया तो आप क्या करेंगे। हो सकता है आपको आता रहे, आप जवाब दे दें, नहीं आता रहे डांट के उसे बैठा देंगे। ऐसा आपको नहीं कहना है। आपको क्या कहना है, उसकी अवहेलना करें। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, पहले टीचर ही हंसने लगते हैं, बच्चा खुद ही लज्जित महसूस हो जाता है, दोबारा वो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत फिर नहीं करेगा। आपको ऐसा नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सही क्वेश्चन है गलत क्वेश्चन है तो बात की बात है, लेकिन पहले आप उसे प्रोत्साहित करें। हाँ बहुत बढ़िया, बच्चे ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा, उसे उसकी गलती का आभास कराइए, अभी गलत हो जाएगा। इसके बाद है उसको अन्य अवसर देंगे, या फिर लास्ट है उसे सभी बच्चों के भी डांटेंगे। देखिए डांटना तो है नहीं, उसको अन्य अवसर देंगे, उसे और ज़्यादा अवसर दीजिए दोस्तों कि हाँ बच्चा ये सही है, और तरीके से पूछिए, और बढ़िया पूछिए। तो इस तरीके से आप अवसर दे सकते हैं, लेकिन डांटना मारना आप ये नहीं कर सकते। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण में 3 गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वैधता, मूल्यांकन, व्यवहारिकता। या फिर लास्ट वो सेकंड ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। यही तो है दोस्तों अच्छे मूल्यांकन, अच्छे परीक्षण के जो 3 गुण हैं यही है, वैधता है, विश्वसनीयता है और व्यवहारिकता है। तो ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले नियम बताकर उसके बाद उसे नियम का उदाहरण देकर, यह कौन सी विधि आई, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। लगभग हर सेट में इससे संबंधित क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। दो नियम आपको बताते हैं, 2 विधि। एक होता है निगमन विधि, एक होता है आगमन विधि। आगमन विधि वह होता है जिसमें हम बच्चों को पहले उदाहरण बताएं फिर नियम की तरफ ले जाएं। निगमन विधि होता है जिसमें बच्चों को पहले नियम सिखाना है फिर उदाहरण की तरफ ले जाना है। इसमें किसकी बात करें, पहले हमको बच्चों को सामान्य नियम बताकर फिर उसके बाद उदाहरण देना है। तो ये आपका निगमन विधि। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसमें कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन है सूक्ष्म पाठ्य योजना शिक्षण, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। सेकंड ऑप्शन है सूक्ष्म पाठ्य योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण या फिर पुनः प्रतिपुष्टि। थर्ड ऑप्शन है सूक्ष्म पाठ्य योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना, पुनः प्रतिपुष्टि। लास्ट ऑप्शन है सूक्ष्म पाठ्य योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले जो चक्र कौन सा है, पहले सबसे पहले क्या होगा, सूक्ष्म पाठ्य योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि कहना। जो 6 चरण हैं, आपको 6 चरण के बारे में बताते हैं कि शिक्षण चक्र के 6 चरण उनके मानक समयावधि के साथ जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से आपको बताते हैं। पहला जो होता है सबसे पहले सूक्ष्म पाठ्य योजना को तैयार करना। शिक्षण कितना होगा, 6 मिनट का होगा, इसको जानते रहिए 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि 6 मिनट का, पुनः पाठ्य योजना 12 मिनट का, पुनः शिक्षण 6 मिनट का, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट का। संपूर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 36 मिनट हो जाएगा। इसको जानते रहे। तो ऑप्शन इसमें यही चक्र में रहता है। तो ऑप्शन इसमें डी सही है। बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु ऑप्शन फर्स्ट है आप उनकी अवलोकन शक्ति को बढ़ाएंगे। सेकंड ऑप्शन है आप उन्हें शोध एवं अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे। थर्ड ऑप्शन है अनुसंधानकर्ताओं के बारे में उन्हें बताया जाएगा ताकि वे अनुसंधान कर सकें। लास्ट ऑप्शन है उन्हें बताया जाएगा कि शोधकर्ता सम्मानित होते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो सही है ऑप्शन बी सही है कि आप उन्हें शोध एवं अनुसंधान कार्य के महत्व से अवगत कराएंगे। बालकों में शोध एवं अनुसंधान क्रियाकलाप के बारे में विकसित करने हैं तो आप क्या करेंगे, उनके महत्व के बताइए कि इसका महत्व क्या होता है। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर।
दल शिक्षण की परिकल्पना में अंतर्निहित है। क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है अकेले काम करते समय शिक्षक उबाई महसूस करता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक अकेले शिक्षण कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। लास्ट है अकेला शिक्षक वर्ग को नियंत्रित नहीं कर सकता। दल शिक्षण परिकल्पना की बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है दोस्तों। क्या कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन है पहला बोध है, सेकंड ऑप्शन है अनुप्रयोग है, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन है, फोर्थ ऑप्शन है विश्लेषण है। जो उच्चतम स्तर पे है, इसमें देखिए क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा है। आपको हमने इसके पहले भी बताया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके यस्टिट में जरूर देखने को मिलेंगे और मिला भी। यह ब्लूम से संबंधित है, ब्लूम से संबंधित यह क्वेश्चन है। एक मिनट इसको थोड़ा सा था। जो उच्चतम स्तर है कौन सा है? तो ऑप्शन सी दोस्तों मूल्यांकन है। सबसे पहले मूल्यांकन होता है, फिर उसके बाद संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है, अनुप्रयोग होता है, साझा होता है, ज्ञान सबसे ऊपर होता है। उच्चतम क्या है? आपका मूल्यांकन है और फर्स्ट क्या है? ज्ञान है। पहला ज्ञान है, समझ है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। इसको आप जानते रहिए, इसी क्रम में है। सूक्ष्म शिक्षण किस दक्षता पर केंद्रित होता है? विधि, कौशल, विषय वस्तु, इनमें से कोई नहीं। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है किस पे केंद्रित होता है दोस्तों? वह कौशल पे होता है। ऑप्शन स्किल्स पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण विशिष्ट शिक्षण कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है। किस पे दोस्तों? प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है। शिक्षण के दौरान एक कौशल का अभ्यास किया जाता है और निपुणता स्तर तक लाया जाता है। इन शिक्षण गतिविधियों को सफलता शिक्षण कला बन जाती है। इसमें कौशल यह किससे संबंधित है? इसमें कौशल देखा जाता है, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण की दक्षता किस पे केंद्रित होती है? स्किल्स पे होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जिसमें आपको हमने इसके पहले जस्ट बताया निगमन विधि, आगमन विधि। तो आप कहेंगे किसकी बात करें? विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं, यह कौन सी विधि है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, या फिर अभ्यास विधि है, परिचर्चा विधि है? आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आगमन विधि। जब बच्चों को हम विशेष उदाहरण दिखाकर सामान्य नियम की तरफ ले जाते हैं, वही आपका आगमन विधि कहलाता है। तो यही आपका आगमन विधि है, फर्स्ट है। जैसे बच्चों को हम पहले जोड़ के कुछ उदाहरण बता देंगे। देखिए बच्चों, यह उदाहरण है, ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है। उदाहरण बताने के बाद फिर आपको हम बताएंगे बच्चा 2 + 3 = 5 होता है। हमने उसे अब नियम बता रहे हैं कि इस तरीके से जोड़ने पर एक नियम बन रहा है। तो ये आपका आगमन विधि कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आवृत्ति, मूल्य और अभिरुचि किस अधिगम अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, भावात्मक। किसकी बात करें? आवृत्ति की बात करें, मूल्य की बात करें, अभिरुचि की बात करें, यह सब किससे संबंधित है? आपके भावात्मक से संबंधित है। तो बी इज राइट आंसर। निम्न में शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित नहीं है? ऑप्शन है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, विभेदन स्तर। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है, विभेदन स्तर। निम्न में से कौन से शिक्षण के स्तर के अनुशंसित नहीं है? यही दोस्तों नहीं है, विभेदन स्तर इसमें नहीं है। देखिए दोस्तों, विभेदन स्तर शिक्षण का वह स्तर है जहाँ शिक्षक हर कक्षा में हर छात्र के ज्ञान और कौशल का विस्तार करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करता है। वही आपका विभेदन स्तर कहलाता है। यह अनुशंसित नहीं है, यही आपका अनुशंसित नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है? किसकी बात करें? प्रभावी शिक्षण में बात करें। विद्यार्थियों के विचारों एवं योगदान का उपयोग
रचना बनाना, प्रश्नीकरण या फिर अनुदेश विविधता। देखिए जो सबसे बच्चे के फेवर की बात कौन कर रहा है, आप कहेंगे बच्चे के फेवर की बात इसमें। देखिए इसमें पूछ क्या है, पहले उसको समझते हैं। निम्न में कौन सा प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार है। जब प्रभावी शिक्षण का जो मुख्य व्यवहार है क्या है, करें कि विद्यार्थियों के विचारों में योगदान का उपयोग करना, रचना बनाना, अनुदेशित विविधता। तो इसमें देखिए ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, विद्यार्थियों के विचारों या योगदान के उपयोग। जैसे बच्चा अपना कुछ विचार बताए, अगर विचार उसका अच्छा है तो बच्चों को बताइए कि हाँ देखिए बच्चा अपना यह विचार रखा जो कि बहुत बढ़िया विचार है, और उनका योगदान का उपयोग करना, उससे आप बताएंगे तो उसका योगदान का उपयोग ही कर रहे हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संसाधन पूर्ण और एक तांत्रिक। इसके बाद है संसाधन पूर्ण और सहभागी, थर्ड ऑप्शन है साधन संपन्न एवं आधिकारिक, लास्ट ऑप्शन है संसाधन पूर्ण प्रभावशाली। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। एक मिनट, हाँ बी, संसाधन पूर्ण और सहभागी होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए सहभागी ऑप्शन, जो भी आपका सहभागी ऑप्शन आता है टीचर को लेकर, टीचर को हर समय सहभागी का ही काम करना है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी ही आपका सही होगा। अधिकारी आपको नहीं बनना है, अधिकारी को ये सब नहीं करना है, तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। शिक्षण पेशे का उन्नयन तभी हो सकता है जब, पहला ऑप्शन है शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाएं, या फिर सेकंड ऑप्शन है वेतन योग्यता अनुसार मिले, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें एवं नई विधियां निकालें, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षक छात्रों को अधिकाधिक समय दें। इसमें कह रहे हैं शिक्षण पेशे का उन्नयन तभी हो सकता है, कब हो सकता है उसको आपको बताना है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें एवं नई विधियां निकालें, तभी हो सकता है। तो जब आप नया प्रयोग करेंगे, नई विधियां निकालेंगे, तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्प, जिससे बच्चा एक तरीके से नहीं सीख पा रहा, आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करिए, तीसरा करिए, ये आपको करना है। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, ऑप्शन है फर्स्ट, इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, माता पिता प्रसन्न। देखिए माता पिता की बातें नहीं है, बच्चे और टीचर में पढ़ाई की बात, आर्ट ऑफ टीचिंग माता पिता को लेकर कोई काम आपको नहीं करना है। माता पिता को बता दें, माता पिता बच्चों को नहीं आ रहा, माता पिता से शिकायत करें, यह सब आपको नहीं करना है, इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। सेकंड आप समझते हैं, थर्ड समझते हैं, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था सजगता बढ़ेगी, या फिर लास्ट ऑप्शन है वह एक मिनट क्या लिखा गया, हाँ वह भी एक शिक्षा है। इसकी किसकी बात करें, छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, तो देखिए जो मूल्य होते हैं, एक मिनट आपको बताते हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सही होगा। दोस्तों जो मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है। दोस्तों किसकी बात, नैतिक मूल्यों की विकास करती है। दोस्तों उनमें सद्गुणों का विकास होगा, प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। था ऑप्शन सी। देखिए बी और सी में तुमको चेक करना था, तो जो सबसे सही ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद्यालय में खाली जगह के द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है बाल श्रम निरोध अधिनियम, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, या फिर लास्ट ऑप्शन है आईटीई कानून 2009। किसकी बात करें, विद्यालय में शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है, जो किसके तहत किया गया है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आईटी 2009 के तहत। ऑप्शन डी सही है, आईटी 2009 के द्वारा शारीरिक दंड को निषेध किया गया है। बच्चों को आपको मार के डांट के नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको मारना नहीं है बच्चों को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन जो है वह आपका रीजनिंग से है। निम्न शब्द समूह में विजाति पद समूह को चुनिए जो विजाति हैं। देखिए इसमें आपको बताना हो क्या रहा है, ABC है, KMN है, RST है, XYZ। देखिए तीनों लगातार हैं, लेकिन यह क्या लगातार है, यह नहीं, इसमें 2 का हो जा रहा है। के बाद M होगा, L आ रहा है बीच में, लेकिन और सब में एक पे ही है, तो इसमें 2 का अंतर आ जा रहा है, तो ऑप्शन यही अलग है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
कह रहे निम्नलिखित श्रेणियों में लुप्त चुनिए, जो लुप्त है। WV है, PO है, IH है, BA है। अगली संख्या का अगला अक्षर क्या होगा? देखिए इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हम W और इसमें संबंध देखते हो क्या रहा है। अगर इसका हम समझे तो W और P कितने बाद आ रहा है? ये लगभग दोस्तों हाँ -7 जा रहा है। कितना जा रहा है? ये 7 -7 जा रहा है, और V भी -7 ही जा रहा है, -7। क्या P और I का भी -7 बन रहा है? अब देखिए ये भी दोस्तों -7 बन रहा है, P और I का भी -7, मतलब इसमें -7 करना है तो हम लास्ट पे ही आ जाते हैं। B और B का -7 करिए तो अगर B को हम -7 करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका U आएगा दोस्तों। क्या आएगा? U। पहला अक्षर तुमको U मिल गया। U है कहाँ में? दो C में और D में है। इसके बाद A का -7 करेंगे तो A का -7 हो जाता है दोस्तों, T हो जाएगा। तो U और T, U और T क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ट्रेन का कोड 62 है तो स्कूटर का कोड क्या होगा? आपको बताना है। ट्रेन का कोड 62 है तो स्कूटर का कोड क्या है? इसमें सबसे पहले ट्रेन का और 62 का आप संबंध देख लीजिए, इसमें संबंध क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम ट्रेन को समझते हैं। ट्रेन का नंबर, टी का नंबर क्या होता है? आप कहेंगे 20 होता है। क्या देखिए अंतर आ रहा है, कुछ संबंध बन रहा है। आर दोस्तों किस पे होता है? 18 पे होता है, राइट। ए 1 पे होता है। आई कितने पे होता है? आई आपका 9 पे होता है, तो 9 हो गया। एन आपका कितने पे है? एन आपका 14 पे, एन 14 पे, ठीक है। इसे जोड़िए, क्या कुछ संबंध बन रहा है? देखिए 9 4 13, 1 मिनट, हाँ 13 7 20 21, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे एक अलग है ना, हाँ 1, हाँ 9 4 13 हो गया दोस्तों। 13 1 14 हो गया, 14 6 20, 20 2 22, मतलब 22 के 2 हासिल लगा, कितना आपका 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 1 3 3 1, हाँ 3 1 4 4 2 6 62। इन नंबरों को जोड़ने के बाद हमारे पास 62 आ रहा है। एक तो संबंध बन गया, वही संबंध आप स्कूटर में बना दीजिए। यस का क्या होता है दोस्तों? यस आपका 19 होता है। ए बी सी 3 होता है, और ओ की बात करें तो वो आपका 15 होता है, तो 15। टी की बात करें तो टी आपका 20 ही होता है, इसे हमने जोड़े। ई की बात करें तो आपका 5 है, आर आपका 18 है। अब इसे जोड़ लेंगे, जो आएगा वही आपका संबंध बन जाएगा। अगर इसे हम जोड़ें दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ यहाँ है 9, 1 मिनट, हाँ ठीक है दोस्तों। 9 1 10, 10 3 13, लेकिन यहाँ 15 अलग है दोस्तों, संख्याएं लिखा सही नहीं गया है ना, इसलिए जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए हम जोड़ते हैं फिर भी। पहले लास्ट वाली संख्या से जोड़ते हैं। यहाँ पे हो गया 8 8 5 13, 13 यहाँ पे 0 कोई नहीं, 13 5 दोस्तों 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 दोस्तों 26, 26 4 30, 30 5 35 हो गया, 35 के पास हो गया, मतलब लास्ट संख्या 5 रहेगी। ये हो गया 35 5 हासिल लगा 3, यहाँ पर 1 बचा है। 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 3 9 95, 95 ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त का दिन गुरुवार हो तो उस माह में कितने सोमवार होंगे? देखिए 25 अगस्त का दिन गुरुवार है, अगर 25 तारीख को क्या करें गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? सबसे पहले आप सोमवार को देखिए। सोमवार में अगर हम सब 4 जोड़ दे रहे हैं, कितना 4 जोड़ दे रहे हैं, गुरुवार है इसमें 4 जोड़ देंगे, 29 तारीख को क्या हो जाएगा? सोमवार। 29 तारीख को सोमवार मतलब ये लास्ट सोमवार है, 29 के बाद अब सोमवार नहीं पड़ेगा, ठीक है क्लियर। अब हम समझते हैं, इसमें -7 करते जाइए, जो आएगा वही आपका। कितनी बार माइनस हो रहा है तो आप कहेंगे इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी 5 बार होगा। एक साथ माइनस करेंगे आप, इसमें 22 बच जाएगा। फिर 22 में से 7 माइनस करेंगे, फिर आप 12 में से 7 गए, 7 5 12, 1 हो गया। फिर 7 माइनस करेंगे, यहाँ पे आपके पास है 8 आ जाएगा।
8 में फिर -7 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के इसमें 5 सोमवार होंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। करें 4 दोस्त दिव्या, संगीता, आशा और रीता। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। इसमें आपको संबंध बताना है। कह रहे हैं दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, रीता आशा से 1 साल बड़ी है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले छोटा ही देखना है ना, इसमें छोटा पूछ रहा है, छोटा को आप छांटते चलिए। देखिए इसमें कह रहा है कि दिव्या संगीता से बड़ी है, दिव्या जो है संगीता से 1 साल बड़ी है, मतलब दिव्या ऑप्शन आपका होगा नहीं, दिव्या मतलब डी बी ऑप्शन कट गया है। दिव्या इसमें सबसे छोटा पूछा है तो दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, ठीक है। संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, संगीता भी ऑप्शन कट गया, संगीता ऑप्शन है, सी भी ऑप्शन कट गया। अब क्या बचा, आशा बचा, रीता बचा। चलिए आशा 2 साल बड़ी है, ये करें संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, रीता आशा से 1 साल बड़ी है, रीता जो है आशा से कितना बड़ी है, 1 साल बड़ी है। तो ऑप्शन एक ही बचा था, ऑप्शन डी आशा। आशा इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें कह रहे हैं कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान ऊपर से 31वां है, नीचे से उसका स्थान बताइए। टोटल बच्चे कितने, 50 बच्चे हैं। उस बच्चे का ऊपर से स्थान क्या है दोस्तों, ऊपर से स्थान उसका 31 है, और टोटल नीचे से उसका स्थान क्या होगा। इसमें हम क्या करें दोस्तों, 50 में से 31 को माइनस कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, जो आएगा आप पहले 50 में से 31 को माइनस करते हैं, 31, 10 9 हो गया। यहाँ पे दोस्तों बचा कितना, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 के 1 19 बचा, इसमें से प्लस 1 जोड़ देंगे तो 20, उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा, 20वां, 20 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, ठीक इसी प्रकार इसी तरह चंद्रमा से संबंधित क्या है दोस्तों। सूर्य जिसे करें, पृथ्वी सूर्य से है, चंद्रमा किससे है, कक्षा से है, तारे से हैं, आकाश से हैं, पृथ्वी से हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 1 मिनट दोस्तों, इसमें आपको संबंध बनाना है। संबंध इसमें कौन सा संबंध बनेगा, इसमें सही आंसर क्या है। जैसे पृथ्वी सूर्य से संबंध, देखिए इसमें इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते, देखिए दोस्तों क्वेश्चन की आप भाषा को समझने का प्रयास करिए, कैसे इसमें किस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहा है, कैसे इसमें क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को रटने से कुछ नहीं होगा, आप क्वेश्चन रट के पास ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन बिना आपको लैंग्वेज के समझे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा डे, पृथ्वी ही दोस्तों। पृथ्वी किससे, सूर्य से संबंधित है, चंद्रमा भी तो सूर्य से पृथ्वी से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, यही इसमें संबंध बन रहा है। इसमें डी इज करेक्ट आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो पे आप कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लासें कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें मैं 5 किलोमीटर पूरब जाता हूँ, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ, पुनः बाएं तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर जाता हूँ, उसके बाद मैं पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता हूँ, तो पहले से शुरू किए गए स्थान से कितनी दूरी पर हूँ। देखिए सिंपल, इसका आप मैप बनाते जाइए। जैसे करें मैं पहले 5 किलोमीटर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, 5 किलोमीटर पूरब चले गए, या 5 किलोमीटर हो गया, फिर दाएँ मुड़ता हूँ, दाएँ मुड़ के कितना जा रहा हूँ, 8 किलोमीटर जा रहा हूँ, चलिए 8 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कह रहे हैं फिर पुनः मैं बाएँ मुड़ जाता हूँ, क्या मुड़ जा रहे हैं दोस्तों, बाएं मुड़कर कितना जा रहे हैं, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जा रहे हैं, चलिए 5 किलोमीटर फिर चला दिए। उसके बाद मैं पुनः बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता हूँ, पुनः बाएं मुड़कर कहाँ चलेंगे, 8 किलोमीटर यहाँ पे चले गए, ठीक है। अब मैं पहले से शुरू किए स्थान पर कितने दूर होंगे, देखिए इसकी दूरी पूछ रहे हैं, ये तो 5 किलोमीटर ही बन रहा है ऑप्शन इसमें। 1 मिनट दोस्तों, 5 ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा सॉरी, हम इस खाली जगह को देख लिए ना, यहाँ से शुरू किया गया है ना, कि यहाँ से तो 5 किलोमीटर चले ही थे, फिर यहाँ से नीचे 5 किलोमीटर गए, तो ऊपर के वही दूरी बता दीजिए, 5 किलोमीटर, 5 5 10 किलोमीटर, ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। कह रहे हैं रहीम राम से दाएं और सुरेश बाएं बैठा है, शंकर दाहिने और आखिरी में बैठा है, तो बाएं से दूसरा कौन है। इसमें जो आपको बताना है कि इसमें बाएं से दूसरा कौन है, इसको हम आपको बताते हैं। पहले मान लीजिए आपका लेफ्ट हो गया, या आपका राइट हो गया। इसमें रहीम राम से दाएं बैठा है, रहीम दोस्तों राम से क्या किस तरह बैठा, मान लीजिए यहाँ पर रहीम हो गया,
रहीम राम से दाएं बैठा, तो यहाँ पे राम हो गया, सॉरी यहाँ पे रहीम होगा ना, एक मिनट, यहाँ पे राम हो गया और इस तरफ क्या हो गया, रहीम हो गया, रहीम, ठीक है। रहीम जो है राम से दाएं बैठा है, यह राम हो गया, राम के दाएं कौन बैठा है, रहीम बैठा, और सुरेश से बाएं बैठा है। सुरेश से किस तरफ बैठा है, वह सुरेश से दोस्तों बाएं बैठा, मतलब इस तरफ क्या होगा, सुरेश होगा, ठीक है, सुरेश हो गया, से बाएं बैठा है। शंकर दाहिने ओर आखिरी में बैठा है, ये दाहिने तरफ क्या हो गया, शंकर हो गया। अब इसमें पूछ रहे हैं बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दोस्तों की बाएं से कौन दूसरा है, तो आप कहेंगे रहीम भी तो दूसरा है, पहले पे राम है, दूसरे पे रहीम है, तीसरे पे सुरेश है, चौथे पे शंकर है, तो रहीम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, 0.09 8.1 या फिर 0.025 या फिर लास्ट है, ये है सभी, ये पूर्ण वर्ग पूछा है। पूर्ण वर्ग आपको पता ही दोस्तों, इसमें ए सही है, 0.09 जो है पूर्ण वर्ग संख्या, बाकी सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए, उनका अनुपात क्या दे रहा है, 5:8 है, ठीक है, इसे हम 5x मान लेते हैं, और एक मिनट, हाँ 5x माइनस 8x बराबर क्या दे रहा है दोस्तों, 12 दे रहा है। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 8 है, तो इसे हम अंतर निकालते हैं, अंतर इसका 3x बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। इतना कैसे हो रहा है इस चीज़ आप जान गए। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 312, 4, यक्स का मान क्या आ गया, 4 आ गया। हमने 5x माना था, तो इसमें पूछ क्या रहा है, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यक्स था, 5 गुणे 4 करिए, 520 हो गया, और यहाँ पे 8 है तो 8 और यहाँ पे 4, 8 में 40 हो गया। उनकी आयु क्या हो गई, 40 हो गई। एक की आयु दोस्तों 20 है, एक की आयु 40। सो एक मिनट, अगली संख्या क्या थी ना, यहाँ पे 8 है, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं आएगा, 832 होगा, सॉरी 32 हो गया। एक की आयु 20 हो गया, एक की आयु 32 हो गया, 20 32 में फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो गया। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 24 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 4a। 4a क्या है, इसमें जो 4a की बात करें तो 4a है, इसमें हमारे पास 24 दिया है, तो 24 बराबर 4a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका a बराबर क्या होगा, 6, 6 छक 24, तो इसमें 6। इसमें जो पूछ रहे हैं इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक मिनट दोस्तों, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, सॉरी, हम इसमें पहले भुजा निकालनी है। एक मान क्या आ गया, भुजा हो गया। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर, भुजा हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 के 36, तो 6, 20 करेक्ट आंसर। एक सामान को 20% हानि पर 15,000 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कोई सामान खरीदा, उसे 20% पे हानि हुआ। सामान कितने का था, मान लीजिए 100 पे था, बेचा कितने के, कई परसेंट पे हानि पे बेचा गया, तो 20% हानि पे बेचा गया, तो बेचा कितने में गया, ये बराबर कितने हैं, एक मिनट ऐसे ही लगा देते हैं, 15,000 पे है, तो 100 का सामान था, इसमें माइनस 20% को उसको हानि हो गया और बेच दिया गया कितने पे, 15,000 पे। अब हमारे पास एक यहाँ पे 80% बराबर क्या हो गया, 15,000। दो तरीका आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 1% का मान निकाल के आपको 100% में गुणा कर दीजिए, सिंपल सा तरीका है। 1% बराबर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। आप यहाँ से 1% निकाल लीजिए, 1% बराबर क्या होगा आपके यहाँ पे 15,000 गुणे 80, 8 से कट गया। अब इसे अगर हम पहले से हम काट के पूरा काट देते हैं, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 एक 8 है, 8 एक 8 हो गया, और यहाँ पे बचा कितना, 8 7 15, तो यहाँ पे 7 बचा, तो यहाँ पे 70 हो गया। 8 से 56, 28 64, 8 है 28 64, 64 जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे 6 बचा, तो यहाँ 60 हो गया। 8 16 अतिरिक्त 24, 8 32, 8 पे पॉइंट में कुछ आएगा,
देखिए इसे काटने के बाद जो आए वही उसमें आपको 100 का गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 100 का गुणा कर देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो ये तो एकदम मतलब एकदम सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हमको 1% निकालने के लिए आप इसमें जब भाग देंगे, 1 मिनट आपको बताते हैं इसमें करना क्या है। नहीं तो आप इसे सीधा 100% 15,000 बटे 80 गुणे 100 करके भी आप निकाल सकते हैं। इसमें हमको 1% निकालना है, तो 1% निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट यहाँ पे 1 गया था तो 1 पॉइंट ऐसे ही निकाल देते हैं, 0.17.5 आएगा। हमको 1% का मान कितना मिला? 1.87.5। अब इसे हमको 100% से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसे हम गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि हमको 100% निकालना है, तो 100% इसमें ऑप्शन 18,750 आएगा। 100 से सीधा सीधा जीरो ही बढ़ा दीजिए, आपको ना करना क्या है, 0.50 है, इसमें 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा करना है तो यहाँ पे आपको जीरो बढ़ा दीजिए, तो 18,750। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक यहाँ पे देखिए एक संख्या पे पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नहीं तो एक तरीका आप और भी कर सकते थे, लेकिन यही ठीक तरीका है, इससे आप इजी तरीके से कर सकते हैं। कह रहे हैं मान ज्ञात करना है, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब माइनस 6 क्यूब बराबर अगली संख्या क्या होगी। देखिए इसमें अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 त्रिक्का 9, 4 चौक 16 चौका 64, छताक 36। ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है तो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आपको जोड़ घटाना है, जोड़ घटाना इसे हम जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस करना है ना, जोड़ घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 63। अब इसे आप घटा ही दीजिए, घटाने के बाद आपके पास 5 आएगा, तो अगली संख्या क्या आएगी? 5। इसे सॉल्व करके पूछा गया है ना, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि यदि x प्लस 2y बराबर 25 है तो y बराबर 5 है तो x का मान करिए, ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही आपको नहीं है। हमको y का मान 5 दिया गया है, तो y का मान 5 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2 गुणे 5 बराबर क्या है? 25 है। इतना तो लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसका मान पूछा है, x का मान क्या होगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब 10 कम में हम क्या जोड़ दें? 25। मतलब कितना सरल क्वेश्चन, आप खुद से समझिए कि 5 दूनी 10, 10 में हम क्या जोड़, x मान क्या मान लें कि 25 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लगाना ही नहीं है इसमें आप कहेंगे 15 मान लेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जा रहा है, प्लस 15, 15 10 25, तो 25 इसमें करेक्ट आंसर। 15 सी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन को कवर किए। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।